बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। बच्चों, पॉइंट नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में समझ लिए थे। आज हम पॉइंट 5, 6, 7 इन्हें देखेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इसका पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये पॉइंट्स ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। Bohr laid the foundation of quantum theory by postulating specific orbit in which electron do not radiates। बच्चों, बोर ने ही क्वांटम थ्योरी का फाउंडेशन रखा, जिसमें उन्होंने अपनी पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं जहां वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते। तो जैसे रदरफोर्ड मॉडल में ये प्रॉब्लम आई थी कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी का रेडिएशन करते हुए रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को ही जाके हिट कर देंगे। लेकिन बोर ने कहा कि ऑर्बिट वाइज एनर्जी लेवल फिक्स हैं। कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में बिना एनर्जी गेन या बिना एनर्जी लॉस के नहीं जा सकता है। वो अपनी फिक्स एनर्जी लेवल वाली ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। बोर मॉडल इंक्लूड ओनली वन क्वांटम नंबर n। द न्यू थ्योरी कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स सपोर्ट बोर पोस्टुलेट। However, in quantum mechanics, more generally accepted, a given energy level may not correspond to just one quantum state। बच्चों, बोर का मॉडल सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर यूज करता है n, जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने बोर मॉडल को सपोर्ट तो किया, पर साथ में ये और एक्सप्लेन किया कि एक एनर्जी लेवल सिर्फ एक क्वांटम स्टेट से नहीं मिलेगा। For example, a state is characterized by 4 quantum numbers n, l, m and s. But for a pure Coulomb potential, as in hydrogen atom, the energy depends only on n। क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए होते हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक मोमेंट नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए इन 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। ये 4 क्वांटम नंबर मिलके एक स्पेसिफिक स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ये n पर डिपेंड करेगा और इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर नहीं होता। लेकिन जब हम किसी कॉम्प्लेक्स एटम की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल को मल्टीपल क्वांटम स्टेट से ही एक्सप्लेन करते हैं और हमें इन चारों क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। बच्चों, यहाँ प्योर कूलम्ब पोटेंशियल से मतलब है कि हाइड्रोजन एटम में ये फोर्स एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फोर्स सिंपल कूलम्ब फोर्स ही होता है। इसके अलावा कोई और एडिशनल इंटरेक्शन नहीं है। तो बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि बोर का मॉडल एक सिंपल आइडिया था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे सपोर्ट किया, उसे एक्सपेंड किया और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने का एक तरीका दिया। अब देखते हैं 6th पॉइंट। In Bohr model, contrary to ordinary classical expectation, the frequency of revolution of an electron in its orbit is not connected to the frequency of spectral line। क्लासिकल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहां पे हमें लाइन दिखती है, उन लाइन को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। द लेटर इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिटल एनर्जीज डिवाइडेड बाय h। बोर ने सजेस्ट किया कि स्पेक्ट्रल लाइंस की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एनर्जी लेवल के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? h न्यू इज इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस E1 माइनस E2। तो यहाँ से न्यू की क्या वैल्यू आ गई? E1 माइनस E2 अपॉन h। h है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो अब यही लिखा है ना, द लेटर इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिटल एनर्जी। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने में एनर्जी का जो डिफरेंस आया E1 माइनस E2, उसको डिवाइड कर दिया प्लैंक कांस्टेंट से, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। For transition between large quantum number n to n minus 1, n very large, however the two coincide expected। लेकिन जब बात की जाती है लार्ज क्वांटम नंबर्स की, लार्ज क्वांटम मतलब कि न्यूक्लियस से काफी दूर के एनर्जी लेवल की जब बात की जाती है बच्चों, तो वहां n और n-1 इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता।
और तब ये दोनों कॉन्साइड कर जाते हैं, क्लासिकल एक्सपेक्टेशन और जो बोर ने सजेस्ट किया, ये दोनों। जब क्वांटम नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं, मीन्स n इज वेरी ग्रेटर देन 1, मीन्स क्लोजेस्ट ऑर्बिट से काफी दूर की बात होती है जब, तो उस केस में बोर मॉडल के रिजल्ट क्लासिकल एक्सपेक्टेशन के क्लोज आ जाते हैं, मतलब दोनों सेम ही हो जाते हैं, कॉन्साइड कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है। तो बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट, छोटे क्वांटम नंबर के केस में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, ये अलग होती हैं। लेकिन लार्ज क्वांटम नंबर के केस में ये दोनों कॉन्साइड कर जाती हैं एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। बच्चों अब देखते हैं 7th पॉइंट, बोर सेमी क्लासिकल मॉडल बेस्ड ऑन सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स also does not provide a true picture of the simplest hydrogenic atom। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम की एक सही पिक्चर नहीं शो करता है ना। इट डज नॉट प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द सिंपलेस्ट हाइड्रोजेनिक एटम। तो हाइड्रोजन की एक ही सही पिक्चर नहीं दिखाता है। द ट्रू पिक्चर इज क्वांटम मैकेनिकल अफेयर विच डिफर फ्रॉम बोर मॉडल इन अ नंबर ऑफ फंडामेंटल वेज। अब ये सही पिक्चर तो दिखाता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि कई फंडामेंटल वेज में बोर मॉडल से अलग है। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्वांटम मैकेनिक्स बोर मॉडल से अलग है। बट देन इफ द बोर मॉडल इज नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, व्हाई डू वी बोदर अबाउट इट? द रीजन विच मेक्स बोर मॉडल स्टिल यूजफुल आर। अगर बोर मॉडल पूरी तरह से सही नहीं है तो फिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं? कुछ ऐसे रीजंस जो बोर मॉडल को यूजफुल बनाते हैं, अब उन्हें देखते हैं। Model is based on just 3 postulates but accounts for almost all the general features of the hydrogen spectrum। बच्चों बोर मॉडल बेस्ड है सिर्फ 3 postulates पर, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ज्यादातर फीचर्स को ये एक्सप्लेन कर देता है। The model incorporates many of the concepts we have learned in classical physics। इस मॉडल में क्लासिकल फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं जो हमने पहले से सीखे हुए हैं, हमें पहले से पता है, जैसे कि सर्कुलर ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम है जैसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडल डेमोन्स्ट्रेट हाउ अ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ओकेजनली मस्ट quite literally ignore certain problems of approach in hopes of being able to make some predictions। बच्चों इस मॉडल से ये पता चलता है कि कभी कभी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को भी कुछ प्रॉब्लम्स इग्नोर करनी पड़ती हैं जिससे कि कुछ यूजफुल प्रेडिक्शंस की जा सके। If predictions of the theory or model agree with experiment, a theoretician then must somehow hope to explain away or rationalize the problems that were ignored along the way। अगर मॉडल का प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंट से मैच कर जाता है तो फिजिसिस्ट बाद में इग्नोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर कोशिश करते हैं कि वो सही प्रूव हो सके। इस तरह से बोर मॉडल यूजफुल रहता है, भले ही उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कमी हो, लेकिन उसके बाद भी ये यूजफुल है। क्यों है यूजफुल, वो आपने रीजंस देख लिए, ये 3 रीजंस कि इस वजह से बोर मॉडल को यूजफुल माना जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।